नमस्कार। इमेजिन कीजिए साल 1689। हर तरफ धुआं, तलवारों की गूंज और एक ऐसी खूनी रणभूमि का मंजर जहां मराठा साम्राज्य के एक महान योद्धा अपनी आखिरी सांस तक डटे हुए हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे उसी रणभूमि के केंद्र में उतरने वाले हैं। हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव यात्रा शुरू कर रहे हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन, उनके कमाल के युद्ध कौशल और उस ऐतिहासिक सच्चाई की परतों को खोलेगी जिसे अक्सर इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी इस केस फाइल में शामिल है 1689 का अंतिम युद्ध, छापामार युद्ध और मुगलों की ताकत की टक्कर, संगमेश्वर का वो भयानक धोखा, उनकी कैद और नैतिक संकल्प, और अंत में मराठों की वो अमर विरासत जिसने इतिहास बदल दिया। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। 1689 का अंतिम युद्ध और एक बहुत ही विनाशकारी विसंगति। अब जरा इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ 200 मराठा योद्धा और उनके सामने 25,000 मुगलों की एक विशाल खौफनाक सेना। मतलब ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसा अकल्पनीय मुकाबला था जहां मराठों के बचने की सच में कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर भी वो मुट्ठी भर योद्धा बिना किसी खौफ के उस विशाल सेना के सामने चट्टान की तरह खड़े थे। पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन यहां एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल हमारे सामने आता है। आप भी सोचिए, एक ऐसा महान लीडर जिसने अपने जीवन काल में लगातार 120 युद्ध जीते हों, वो अचानक से चारों तरफ से कैसे गिर सकता है? आखिर ऐसी कौन सी सैन्य या राजनीतिक विफलताएं थीं जिन्होंने उन्हें इस नामुमकिन सी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया? यही वो रहस्य है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, छापामार युद्ध बनाम शाही ताकत, यानी असम्मित युद्ध या असिमेट्रिक वॉरफेयर की कला। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर उनके कॉम्बैट डॉक्ट्रिन यानी युद्ध नीति को देखना होगा। ये टाइमलाइन बताती है कि संभाजी महाराज कितनी तेजी से एक कुशल रणनीतिकार बने। 1666 में जब वो महज 9 साल के थे, उन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कैद में रहकर कूटनीति की पहली बारीकियां सीखी। फिर 1672 में सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने रामनगर का किला जीत लिया और 1680 आते आते उन्होंने रायगढ़ पर अधिकार कर छत्रपति का ताज पहना। ये एक बहुत ही असाधारण और तेज सैन्य विकास था। अब इन दोनों सेनाओं की ताकतों को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है मराठा, केवल 20,000 सैनिक। लेकिन इनकी खासियत क्या थी? हल्की घुड़सवार सेना, कमाल की फुर्ती और इलाके के चप्पे चप्पे का इस्तेमाल करने वाली गुरिल्ला यानी छापामार युद्ध नीति। और दूसरी तरफ 8 लाख सैनिकों की भारी भरकम मुगल सेना, जो पूरी तरह से अपने भारी तोपखाने, पारंपरिक घेराबंदी और एक बहुत लंबी सप्लाई चेन पर निर्भर थी। मराठों की वो चुस्त और तेज रणनीति मुगलों की उस धीमी और विशाल सेना पर भारी पड़ रही थी। तो यहाँ आपके लिए एक छोटा सा सोचने वाला सवाल है। जरा दिमाग लगाइए कि एक हल्की घुड़सवार सेना जो बस अपने इलाके को अच्छे से जानती है, वो अपने से 8 गुना बड़ी और खतरनाक हथियारों वाली शाही सेना को बार बार कैसे चकमा दे सकती है? इसका सीधा सा जवाब है मुगलों की भौगोलिक और रणनीतिक विफलताएं। उनके वो विशाल तोपखाने पहाड़ों और घने जंगलों में मराठों की तेज रफ्तार के सामने एकदम बेबस हो गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, संगमेश्वर में धोखा, या यूं कहें कि भीतर का दुश्मन। अब तक हमने सैन्य ताकत की बात की, लेकिन अब हम उस सामाजिक और राजनीतिक माहौल को डिकोड करेंगे जिसने इस पूरे खेल को पलट दिया। फरवरी 1689 में आखिर हुआ क्या था, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले गांव वालों की मदद के नाम पर एक झूठा संदेश भेजा गया। संभाजी महाराज, जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, वो सिर्फ 200 सैनिकों को लेकर निकल पड़े। लेकिन असली धोखा तब हुआ जब उनकी ही पत्नी के भाई गणोजी शिर्के ने दुश्मनों को उनकी लोकेशन की खुफिया जानकारी दे दी। और फिर 25,000 मुगल सैनिकों ने संगमेश्वर को चारों तरफ से घेर लिया। तो आप देखिए, ये मैदान जंग की हार बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी अंदरूनी साजिश थी। दुश्मन की ताकत से नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद सहयोगी द्वारा धोखा दिया गया। एक पल रुककर इस धोखे की गहराई को महसूस कीजिए। जब अपने ही लोग वफादारी भूल जाएं, तो दुनिया का सबसे महान योद्धा भी उस जाल में फंस सकता है। ये इस पूरी ऐतिहासिक घटना का सबसे दुखद और ड्रामेटिक मोड़ है। ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे निजी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अपनों को ही सबसे बड़ा दुश्मन बना देती हैं। और अब हम पहुंचते हैं भाग 4 पर,
कैद और नैतिक संकल्प, 40 दिनों का वो खौफनाक प्रतिरोध। एक निष्पक्ष इतिहासकार के नजरिए से अब हम उन 40 दिनों की यातनाओं और उस अकल्पनीय दबाव की बात करेंगे। बंदी बनाए जाने के बाद उनके सामने 3 बेहद कड़ी शर्तें रखी गई। पहली, औरंगजेब को पूरे भारत का एक छत्र सम्राट मान लेना। दूसरी, मराठा साम्राज्य का सारा खजाना उनके हवाले करना। और तीसरी, इस्लाम कबूल करना। ये बात बिल्कुल साफ थी कि इन शर्तों को ना मानने का सीधा सा मतलब था भयानक यातनाएं और एक बहुत ही दर्दनाक मौत। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इन तीनों ही शर्तों को पूरी तरह से ठुकरा दिया। ऐतिहासिक सोर्स बताते हैं कि अगले 40 दिनों तक उन पर जो जुल्म ढाए गए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उनकी आंखें निकाल ली गईं, उनके अंगों को बेरहमी से काट दिया गया, लेकिन वो टूटे नहीं। हम यहाँ किसी सनसनी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सीधे सीधे उस इंसान के असीम नैतिक संकल्प को दिखाता है। शरीर टूट रहा था, लेकिन उनका हौसला अपनी जगह पर अडिग था। अब यहाँ प्राथमिक साक्ष्यों का एक क्रिटिकल एनालिसिस करना जरूरी है। उनके अंतिम अवशेषों के साथ क्या हुआ, इस पर अलग अलग दावे मिलते हैं। कुछ सोर्सेस का कहना है कि उनके शरीर के टुकड़े कुत्तों को खिला दिए गए, जबकि कुछ कहते हैं कि उन्हें भीमा नदी में फेंक दिया गया। खैर, विवाद चाहे जो भी हो, दुश्मन का असली मकसद एकदम साफ था: उनके नाम, उनकी पहचान और उनकी विरासत को इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। लेकिन क्या वो सच में ऐसा कर पाए? बिल्कुल नहीं। और यही हमें ले जाता है हमारे 5वें और आखिरी भाग की ओर, मराठों की अमर विरासत यानी अजेय होने के मिथक का टूटना। आप जरा इस बड़े भू राजनीतिक बदलाव पर ध्यान दीजिए। ये टाइमलाइन मराठा पुनरुत्थान का सबसे बड़ा सबूत है। उनकी शहादत से मराठा साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से मुगलों के अजेय होने का भ्रम टूट गया। शहादत के तुरंत बाद मार्च 1689 में ही राजा राम को छत्रपति घोषित कर दिया गया और महारानी येसुबाई ने रायगढ़ की कमान अपने हाथों में ले ली। 1692 में जनरल संताजी ने मुगल सेनापति अली मर्दान खान को बंदी बना लिया। 1695 में कासिम खान को चित्रदुर्ग में भूखा मरने पर मजबूर कर दिया गया। और फाइनली 1707 में 20 साल के इस थका देने वाले गुरिल्ला युद्ध के बाद मुगलों के विस्तारवादी सपने और खुद सम्राट औरंगजेब का अंत महाराष्ट्र की इसी मिट्टी में हो गया। आप इस टेबल को देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे 1689 के बाद पूरी बाजी ही पलट गई। 1689 से पहले मुगलों का पूरा फोकस केंद्रीकृत विस्तार और अपनी विशाल सेना पर था, जबकि मराठे एक अकेले छत्रपति के नेतृत्व में लड़ रहे थे। लेकिन 1689 के बाद मुगलों के संसाधन पूरी तरह से खत्म होने लगे, उनका मनोबल टूट गया। और मराठों ने क्या किया? उन्होंने अपनी कमान को विकेंद्रीकृत कर दिया, जगह जगह मोर्चे खोल दिए। मतलब जिस मराठा भावना को वो कुचलना चाहते थे, उसी ने अनजाने में एक ऐसी अजेय रेजिस्टेंस फोर्स तैयार कर दी जिससे रोकना मुगलों के बस की बात नहीं रही। इस महान शहादत ने एक अटूट सांस्कृतिक पहचान को जन्म दिया। ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े को बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये संप्रभुता, स्वाभिमान और अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई थी। उनके इस कड़े प्रतिरोध ने न सिर्फ उस समय की क्षेत्रीय सत्ता के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और आज के मराठा समुदाय के आधुनिक मूल्यों के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर दी। इतिहास खुद को दोहराता है। यदि हम अतीत के बलिदानों से नहीं सीखते हैं, तो हम भविष्य की संप्रभुता को खोने का जोखिम उठाते हैं। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण से हमें यही सबसे बड़ा सबक मिलता है। जिन ऐतिहासिक सच्चाइयों को सदियों तक दबाने या मिटाने की कोशिश की गई, आज की आधुनिक रिसर्च और सबूत उन्हें वापस हमारे सामने ला रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सच्चा इतिहास हमारी असली पहचान को आकार देता है। तो हमारी इस इन्वेस्टिगेटिव यात्रा के अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या सच्ची संप्रभुता उस्ताद से आती है, जिसे कोई जीत के बाद शान से पहनता है, या फिर उन असीम बलिदानों से जो कोई अकल्पनीय हार और भयानक यातनाओं के बीच भी देने के लिए तैयार रहता है? छत्रपति संभाजी महाराज की ये कहानी और उनकी अमर विरासत इतिहास के इसी अनसुलझे पहलू को समझने का रास्ता दिखाती है। इस ऐतिहासिक जांच में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।